नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का गद्य से पाठ खाना बदोश पढ़ेंगे, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। सर्वप्रथम हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म सन 1950 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2013 में हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के दौरान उन्हें अनेक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। वाल्मीकि जी कुछ समय तक महाराष्ट्र में रहे। वहां वे दलित लेखकों के संपर्क में आए और उनकी प्रेरणा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाओं का अध्ययन किया। इससे उनकी रचना दृष्टि में बुनियादी परिवर्तन हुआ। आजकल वे देहरादून स्थित ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी में दलित साहित्य के विकास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने लेखन में जातीय अपमान और उत्पीड़न का जीवंत वर्णन किया है और भारतीय समाज में कई अनछुए पहलुओं को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। वे मानते हैं कि दलित ही दलित की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकता है और वही उस अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति कर सकता है। उन्होंने सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन भी किया। उनकी भाषा सहज, तथ्यपरक और आवेगमयी है। उसमें व्यंग का गहरा पुट भी दिखता है। नाटकों के अभिनय और निर्देशन में भी उनकी रुचि है। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में पहचान और प्रतिष्ठा मिली। उन्हें सन 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और सन 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। जूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, ये दोनों ही इनके कविता संग्रह हैं। सलाम, घुसपैठिए, ये इनके कहानी संग्रह हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा जूठन, ये इनकी आत्मकथा है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी खाना बदोश में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातना को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि मजदूरी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत के साथ जीवन जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि मजदूर वर्ग हमारे समाज की जातिवादी मानसिकता से नहीं उभर पाया है। कहानी में वास्तविकता उत्पन्न करने में इसके स्थानीय संवाद सहायक बने हैं। अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ है जो एक जगह स्थिर नहीं रहते। खाने की तलाश में अर्थात नौकरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। इस कहानी में मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण और यातनाओं को चित्रित किया गया है। मजदूर वर्ग यदि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करके इज्जत से जीना चाहता है तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। कहानी ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की व्यथा व्यक्त करती है। अपने गांव से लोग जब मजदूरी की खोज में शहरों की ओर आते हैं तो पूंजीपतियों के शोषण चक्र में फंस जाते हैं। लेखक ने इस कहानी में थोड़े से पात्रों की सहायता से इन पूंजीपतियों के शोषण चक्र को बेनकाब किया है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि कहानी के दो पात्र सुकिया और मानो दोनों पति पत्नी हैं और ये ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। भट्टे जहां ईंट बनती है, ये दोनों वहां ईंटों को सांचे में तैयार करने का काम करते हैं। ईंट को आग में पकाने के लिए कुछ मजदूर मोरियों का अर्थ होता है नालियों में कोयला और बुरादा डालते हैं। यह काम बहुत खतरनाक होता है। भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह है। यह कहानी का तीसरा पात्र है। सुकिया और मानो इस भट्टे पर 1 महीने पहले ही आए हैं। ये देहाड़ी मजदूर हैं। देहाड़ी मजदूर उसे कहा जाता है जो रोज जितना काम करते हैं उसी के अनुसार उन्हें रोज की रोज पैसा मिलता है। उनकी निश्चित कोई तनख्वाह नहीं होती है। किसने कितनी ईंटें बनाई हैं इस आधार पर ईंटों की संख्या गिनकर उनको मजदूरी दी जाती है।
भट्टी मजदूरों ने अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी हैं, यानी उन्होंने अपना अस्थायी घर बना रखा है। जितना समय यहाँ काम करेंगे इन झोपड़ियों में रहेंगे, और काम नहीं रहेगा तो कहीं और चले जाएंगे। इन दड़बे नुमा झोपड़ियों में इन्हें झुक कर जाना पड़ता है। दड़बे नुमा यानी बहुत छोटी छोटी झोपड़ियां होती है जिसमें झुक कर जाना पड़ता है, और वे सीधे खड़े भी नहीं रह सकते। दिन भर के काम के थके हारे मजदूर रात को इन दड़बों में चले जाते थे। सुखिया और मानो की गृहस्थी अब निश्चित ढर्रे पर चलने लगी थी। इनके साथ एक तीसरा लड़का नया काम करने आया था। उसका नाम जसदेव था। वह कम उम्र का था और काम बहुत फुर्ती से करता था। एक दिन भट्टे का मालिक मुख्तार सिंह कुछ दिनों के लिए बाहर चले गया, तो उसका बेटा सूबे सिंह भट्टी पर आने लगा। सूबे सिंह रौबदार आदमी था। वह अपने भट्टे पर काम करने वाले को अपना गुलाम समझता था, इसीलिए उसका दबदबा था। उसके सामने अजगर ठेकेदार भी डर कर रहता था। ठेकेदार वह होता है जिसने काम का ठेका ले रखा था। उसका नाम अजगर था। एक बार सूबे सिंह की नज़र किसनी, जो एक मजदूरनी है, उस पर पड़ गई। किसनी का विवाह 6 महीने पहले महेश से हुआ था, जो उसके पति के साथ 3 महीने पहले ही यहाँ काम पर आई थी। महेश की पत्नी किसनी पर सूबे सिंह की गलत दृष्टि थी। सूबे सिंह ने किसनी को अपने करीब लाने के लिए ऑफिस की साफ सफाई का काम उसे दे दिया। किसनी गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी, तो मजदूरों में उसके चरित्र को लेकर कानाफूसी होने लगी। और ये स्वाभाविक भी है। किसनी एक दिन हैंडपंप के नीचे साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। यहाँ यह दर्शाया जा रहा है कि गरीब व्यक्ति महंगे साबुनों का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि किसनी महंगे साबुन से नहा रही है। तब सभी मजदूरों के मन में शंका होने लगी कि सूबे सिंह ने ही किसनी को साबुन दिया है। दोनों में कुछ तो गलत चल रहा है। महेश अपनी पत्नी के चाल चलन के बारे में समझ गया, और अब वह भी उदास रहने लगा। किसनी का व्यवहार भी अपने पति के साथ बदलता जा रहा था। महेश समझ गया कि अब इसे समझाना बेकार है, क्योंकि सूबे सिंह और किसनी की कहानी बहुत आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के ही एक आदमी ने महेश को नशे की लत भी लगा दी थी। अब महेश जो है शराब पीकर अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता। किसनी को सूबे सिंह ने रेडियो दिला दिया था। वह अपनी झोपड़ी में रेडियो पर तेज आवाज में फिल्मी गाने सुनने लगी। ईंटों को पक्की बनाने के लिए ईंटों के भट्टे में आग जलाई जाती थी। जब ईंटें पक जाती तो सभी मजदूर राहत की सांस लेते, क्योंकि अब उन्हें फिर से काम मिलेगा, फिर से उन्हें मजदूरी मिलेगी, जिससे उनका घर चलेगा। इसलिए सभी खुश हो जाते। पकी हुई लाल ईंटों को देखकर मानो इन लाल ईंटों से अपने घर बनाने का सपना देखने लगी थी। सुखिया ने उसे बहुत समझाया कि घर बनाना आसान नहीं है, घर बनाने में बहुत खर्च आता है, यह हमारे बस की बात नहीं है। किंतु मानो अपने घर की कल्पना में खोई रहती। मानो दिन रात काम करके ज्यादा रुपए जोड़ने लगी ताकि उसका घर बन सके। सुखिया और मानो ने अपना एक लक्ष्य बना लिया था। उनका लक्ष्य था उनका अपना घर बनाना। सुबह से किसनी को शहर भी ले जाने लगा था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी, और लौटती थी तो थकी और निढाल अवस्था में होती थी। एक दिन सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही अजगर ठेकेदार से मानो को दफ्तर में भेजने को कहा। अब तक सुबह सिंह ने अपना शिकार किसनी को बनाया था, अब उसकी नज़र मानो पर थी। अजगर ठेकेदार भी सुबह सिंह से डरता था, इसलिए उसके आदेश को मानना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए उसने मानो को कहा कि उसे सुबह सिंह ने ऑफिस में बुलाया है। मानो और सुखिया सुबह सिंह के चरित्र के बारे में जानते थे कि किस प्रकार उसने किसनी को अपने जाल में फंसाया था, और अब मानो को अपने जाल में फंसाना चाहता है। किसनी के साथ जो हुआ वो वहां सब जानते थे, पर उसका विरोध कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वे सब सुबह सिंह के यहाँ काम करते थे और उसकी ताकत से वे डरते थे। जसदेव सुखिया की मनस्थिति को समझ गया और मानो के स्थान पर स्वयं सुबह सिंह के पास पहुंच गया। सुबह सिंह ने जब मानो के स्थान पर जयदेव को देखा
तो उसे बहुत क्रोध आया। उसे क्रोध इसलिए आया क्योंकि उसके आदेश का पालन नहीं हुआ था। सुबह सिंह ने जसदेव को अपशब्द भी कहे और उसकी खूब पिटाई कर दी। जसदेव ने सुकिया और मानो के दंपति जीवन को बचाने के लिए मार खाई थी। इसीलिए सुकिया और मानो उसे उठाकर झोपड़ी में ले गए और मानो ने उसके गांव पर हल्दी लगाकर पट्टी बांध दी। अब सुकिया और मानो का अपना घर बनाने का सपना भी टूट गया था। मानो रोटियां बनाकर जसदेव को देने जा रही थी तो सुकिया ने उसे समझाया कि हम नीची जाति के हैं और जसदेव जो है वह ब्राह्मण जाति का है, वह हमारे हाथ से बनी रोटी नहीं खाएगा। किंतु मानो नहीं मानी और हुआ भी ऐसा ही। जसदेव ने मानो के हाथ की बनी हुई रोटी नहीं खाई।